अभी रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं उसके लिए एक तो कंडोलेंसेस के लिए हमने रखा है। जिस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवान की शहादत हुई, जिस तरह से वीडीसी के एक जवान ने अपने प्राणों की आहुति दी, और जिस तरह से हमारे सैडा के अंदर जो है बिट्टू जी को जो गोली लगी, उसके ऊपर हमारे डॉक्टर शर्मा जी की जो डेथ हुई, उसके ऊपर सब के ऊपर हमारी तरफ से एक तो संवेदना है। और ये सब के सब लोग अपने आप को अकेला ना समझे, आज पूरा 148 करोड़ का हिंदुस्तान और पूरी भारतीय जनता पार्टी इन सब के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उस दिन जब ये चीज़ हुई तो मुझे अभी भी याद है कि रात को 8-9 बजे जब खबर पहुंची तो जो डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब का फ़ोन काफ़ी देर तक एंगेज आता रहा, और वो उसके बाद जब बात हुई तो 12-1 बजे तक वो यहाँ पर प्रशासन के साथ और पुलिस के साथ एक समन्वय में बात कर रहे थे सबके साथ। और यही नहीं, अगले दिन उनकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि नया नया उन्होंने जो कार्यभार संभाला है, लेकिन उस मीटिंग को पीछे छोड़कर वो हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे और हमारी सुध-बुध ली। इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ मुझे लगता है कि आज बात करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो खासकर एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो अपोजिशन, वैसे मैं अपोजिशन कहता नहीं, मैं इनको प्रतिपक्ष समझता हूँ कि इनकी भी अपनी एक राय होती है, लेकिन इस राय के अंदर कुछ सुझाव इनके अच्छे भी हैं, जो प्रेस उसमें अच्छे सुझाव भी हैं कि यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस और सब कुछ बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबल ढंग से जिस तरह से उसको किया गया है उस पर मुझे एतराज़ है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं हम जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल रूट्स तो पाकिस्तान को पता है जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन बाकी के ट्रेडिशनल रूट्स हम यहाँ से गा गा के बता रहे हैं, ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह है। ये तो इस तरह हो गया कि मेरे घर के अंदर मैं बाहर जाके बताऊँ मेरी ये चिड़कनी काम नहीं करती है, मेरा ये वाली खिड़की है, यहाँ से अंदर आ जा सकता है। तो ऐसे पे आप क्या सोचेंगे, मैं अपने घर वालों की तरफ हूँ या किस तरफ हूँ? ये बहुत बड़ी एक बात है। मुझे लगता है इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से हम कोई भी बात सोशल मीडिया में करते हैं तो 2 मिनट में वो पूरी दुनिया में ट्रैवल होती है। तो ऐसे हम कभी ना बताएं कि कौन से वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां से आगे ही एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जिसके कारण हम सबको इतनी दिक्कत होती है। ऐसी हम गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, और इतने पुराने नेता से कम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। दूसरी बात जो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पे मुझे फिर एतराज है वो ये कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बारी भी उनके मुंह से पाकिस्तान शब्द यूज नहीं हुआ। अब ये पाकिस्तान के लिए कांग्रेस वालों का क्या है ये कांग्रेस ही बता सकती है, क्योंकि इनका इतिहास भी कुछ इस तरह का ही है। एक बारी भी पाकिस्तान उस नापाक मुल्क का जिसका ये षड्यंत्र है, इसका नाम ना लेना कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट देने के बराबर ही है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये आती है। और दूसरी बात जो आती है इसके अंदर, जो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए कि हमारे कठुआ के लोगों को, वैसे ही अगर आप 30-40 सालों से देखें तो हम लोगों की तरक्की वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई भी अगर बात हुई, अगर हमारे ज़मीनों के पानी की बात आई थी तो यहाँ पर रावी का जब डैम बना, सारे का सारा पानी जो है वो पंजाब में भेज दिया गया, और हमारे को जो उसकी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो हमारे कंडी के लोगों को, कंडी में ज़मीन हमारे पास भी थी, अगर इस ज़मीन को पानी लगता तो इसी ज़मीन ने सोना उगलना था, लेकिन हमारे हिस्से का सारा पानी पंजाब में दिया गया, और उसके बदले में करोड़ों अरबों खरबों की कंपनसेशन है जो पंजाब ने हमें देनी थी, जो आज तक नहीं मिली, ड्यू टू अगेन एपैथी ऑफ दिस कांग्रेस, जिन्होंने आज तक इसका नाम नहीं लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि जिसके पास चाहे 5 कनाल चाहे 10 कनाल की ज़मीन है, उसका भी मुआवजा इतना बनेगा कि उसके आने वाला समय बड़े अच्छे से बीत सकता है। इसके ऊपर हम सभी के सभी, मेरे साथ जो आज नेता हैं, हम सभी के सभी एक मेमोरेंडम डीसी साहब को देंगे, लेकिन यह गलती फिर कांग्रेस की है जिसके कारण मेरे कठुआ के लोग पीछे रहे। और अब आप देखिए, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा है जिसके कारण आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लगने जा रहे हैं, उन प्लांट्स के अंदर मेरे कठुआ के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो वो पहली प्राथमिकता हमेशा लोकलाइट को देता है ताकि वो आराम से यहाँ पर काम कर सके। पढ़े लिखे लड़के भी एडजस्ट होंगे, सभी के सभी एडजस्ट होंगे। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी भारी भरकम इंडस्ट्रीज आ रही है, मुझे लगता नहीं है आज से 1-2 साल बाद आपको एक भी बेरोजगार कठुए में नजर आएगा। लेकिन फिर मैं आऊंगा कांग्रेस की प्रेस वार्ता की तरफ, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि वो दाढ़ी वाले ही नहीं है जो पार से आते हैं, इन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी यहाँ पर आके जो है वो टेररिस्ट आएंगे। ये कितना अपने आप में गैर जिम्मेदार गए थे कि इनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। या फिर जिस तरह से अगर मैं इनके जो है नेता, जो उनके बड़े बड़े नेता हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, वो तो कहते हैं जाके पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते हैं कि हमें बीजेपी से बचाओ। तो क्या ये नेता कहीं उनके पास ये वाली ऑप्शन देने तो नहीं गए थे? तो उनकी इस गैर जिम्मेदाराना जो इन्होंने काम किया है, और आगे से मैं प्रशासन को भी ये चीज़ कहूँगा, जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो वहाँ पर नेताओं को नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि नेताओं की सुरक्षा को देखेंगे या लोगों से लड़ेंगे। ये तो मुझे याद आ गया, जब मैं कश्मीर में काम करता था तो कश्मीर में अगर हेलीकॉप्टर चल रहा होता तो पिछली साइड से पत्थर मारना शुरू हो जाते थे।
तो ये तो कहीं ना कहीं वही काम करने वाली बात होगी। तो इस तरह से आपके अगर लोग एक गैर जिम्मेदाराना ढंग से, उनके पास तो बड़े बड़े कमांडोज हैं, 5-5, 6-6 कमांडोज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उनको फोटो आपसे पीछे हटकर ये सोचना चाहिए कि किस तरह से सबसे पहले ये जो पार से जो आए हुए घुसपैठिए, जो टेररिस्ट पार से आए हैं, इनका क्या, इनको किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो कांग्रेस के नेताओं ने की, इसमें कांग्रेस वालों को संज्ञान लेना चाहिए इससे पहले कि दूसरों पर कटाक्ष करें। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेपन लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि नए लोगों को वेपन लाइसेंस के ऊपर बिल्कुल इस समय हमारे कई ऐसे इलाके हैं, और क्योंकि मैं पहले बनी में भी बड़ी देर मैंने काम किया है, ऊपर गुड्डू फलाल के एरियाज़ हो गए, सदरोता बदरोता के एरियाज़ हो गए, किंडली मशेडी मल्हार के एरियाज़ हो गए, इन एरियाज़ के अंदर भी जो है वेपन लाइसेंस, जो अपने गन लाइसेंस है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ना कुछ जो नॉर्म्स बने हैं आर्म्स एक्ट के अंडर, जो उनकी ज़रूरत है, उसके अंदर मुझे लगता है कि मैं अभी तुरंत इस मीटिंग के बाद डीसी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, वहाँ पर जाके हम ज़रूर बात करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से आसानी से जो नए लोग अपने लिए लाइसेंस, क्योंकि ज़रूरत भी है, हथियारों की ज़रूरत भी है और लाइसेंस्ड हथियार हो। अब एक जो कहीं पर पीछे भी सवाल उठा कि जो लोग रिन्यूअल के लिए लाइसेंस जो करना चाहते हैं उनका रिन्यू नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिन्यू भी होना बड़ा ज़रूरी है लाइसेंस का। और एक जो क्लॉज उसमें डाली गई थी, जो शायद जम्मू में कहीं पर किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू डाली गई थी, वो क्लॉज ये थी कि अगर आप किसी नए शख्स को अगर आप लाइसेंस दे रहे हैं तो उसके पास ट्रेनिंग ही नहीं है इन आर्म्स की, तो वो कैसे हैंडल करेगा। यह वाकई संजीदा मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर आओ तो उसके बाद आप वेपन यूज़ करो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में है नहीं है। इसके लिए जो मुझे लगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर अगर हम ब्लॉक डिफेंस ग्रुप्स बनाएं, हर ब्लॉक, हर गांव, 10-20 गांव के ऊपर एक ब्लॉक डिफेंस ग्रुप हो, और वो हर गांव के अंदर आपको कोई ना कोई आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर, पुलिस से या बेल्ट फोर्सेस से रिटायर्ड कोई ना कोई आपको जरूर वहाँ पर पुलिस पर्सनल मिलेगा आपको। इन सब का अगर एक ग्रुप ब्लॉक लेवल पर बनाया जाए, संजीदा लोग हों जो इस तरह की कोई इन केस ऑफ एनी इवेंट ऑफ इवेंचुअलिटी एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर इमीडिएटली, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जो इस तरह की जब भी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले लोगों को ही उस पर एक्ट करना पड़ता है, पुलिस और प्रशासन तो बाद में पहुंचता है। तो इस तरह से एक बड़ा संजीदा सा ग्रुप एक क्रिएट किया जाए। वो ग्रुप का एक काम तो ये रहे कि वो अपने गांव की और अपने उस ब्लॉक की सिक्योरिटी का भी एनालिसिस करता रहे कि कौन कौन से रूट्स हैं जहां से कोई आ सकता है या कोई इस तरह का हमला हो सकता है। दूसरी तरफ जब भी किसी नए शख्स ने अगर लाइसेंस लेना है तो वो वाला ग्रुप जो है वो उसकी अथॉरिटी लेके, ये अच्छा लड़का है और ये चाहता है, इसकी गारंटी भी है कि इसको लाइसेंस दिया जाए और प्लस इसको आर्म्स हैंडलिंग में और आर्म्स फायरिंग में हम मदद करेंगे। तो क्यूमुलेटिवली एक तो सोसाइटी का आपस में उठना बैठना, बड़ों का छोटों के साथ समन्वय बनेगा, और मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा सुझाव है जिसको मैं अभी डीसी साहब के साथ बात करने वाला हूँ। और दूसरी मुझे लगता है जो हम लोगों को, खासकर कंडी के लोगों को जानबूझ के पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस के षड्यंत्रों के चलते आज तक हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का पैसा जो पंजाब के पास पड़ा है, पंजाब खुशहाल हो गया, मेरे कंडी के लोग सभी के सभी बेचारे गरीब हो गए, क्योंकि हमारे पास भी ज़मीनें थी, उस पानी के नहीं होने अभाव की वजह से हम लोगों के पास वो पैसे नहीं आए। तो उसके लिए भी हम आज अपील करेंगे डीसी साहब के पास इसके बाद, क्योंकि हमारे पास लकीली एक बड़े होनहार राकेश मनास जी हैं जो बड़े अच्छे होनहार डीसी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े कैपेबल भी हैं, तो उनको हम अपनी सारी फरियाद लेकर तुरंत इसके बाद अगर कोई मीडिया वाला हमें कंपनी करना चाहता है तो डीसी ऑफिस में कंपनी कर कहूँगा। इसे चेतावनी समझिएगा, और पर्टिकुलरली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेतावनी उन लोगों के लिए है काली भेड़ें जो यहाँ पर हैं, क्योंकि अगर कोई वहाँ से आता है तो बिना लोकल किसी सपोर्ट के, एक बात याद रखिएगा, यहाँ ये सर्वाइव नहीं कर सकते। जिस दिन भी अगर हमारे को कोई भी पुख्ता सबूत मिल गया तो मेरे कंडी के और कठुआ के लोगों को कम मत आंकिएगा। हमें याद है, हमारी हिस्ट्री याद कर लीजिएगा, हमारी हिस्ट्री जो जसरोटा फोर्ट और हीरानगर का फोर्ट बना, हमें याद है कि उस समय भी जब तुर्क, मंगोल और मुगल जो लुटेरे यहाँ पर आए थे, हमारे कठुआ की धरती पे पाँव नहीं रख सके थे। 1 लाख से ज़्यादा की फौज थी जो हमारे लोगों ने उस समय इकट्ठी कर ली थी, जिसमें घुड़सवार थे, बर्छे वाले थे, तीर कमान वाले थे और तलवारों वाले थे, और हमने यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया। तो खासकर मैं काली भेड़ों को ये सचेत करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता, पता सबको होता है, लेकिन उसका खमियाजा, उसका पूरा कुंभा भुगतेगा, इसके लिए तैयार रहें। अगर मेरे, खासकर मेरे कंडी के लोगों के ऊपर अगर कोई भी नुकसान हुआ तो इन काली भेड़ों को मैं सचेत कर देना चाहता हूं, इसे चेतावनी ही समझिएगा, इसे सुझाव नहीं समझिएगा। हम बड़े शरीफ, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जब हमारी अपनी इस पर बात आएगी तो हम पीछे हटने वालों से नहीं, कठुआ के लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाई है। बस यही बात कहकर अगर आपका कोई सवाल होगा। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया के अंदर मुझे एक देश बता दीजिए जो कहे कि 100% टेररिज्म फ्री है।
एक भी देश ऐसा नहीं है। अगर ट्विन टावर्स के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर अगर कोई जाके जहाज लेके घुस सकता है, जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है, तो हमारा देश उससे अछूता नहीं। फिर भी हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं सलाम करना चाहता हूं, जो 148 करोड़ की लोगों को काफ़ी हद तक जो है सुरक्षा देने में कामयाब रहती है, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरी तरह से योगदान रहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी बड़े कटाक्ष किए गए, हमारी CID और IB के ऊपर भी बड़े कटाक्ष किए गए काफ़ी हद तक, क्योंकि एक ऐसा नापाक मुल्क जिसका पूरे का पूरा बॉर्डर ही आप करगिल से लेके यहाँ लखनपुर तक आ जाओ, सारा बॉर्डर ही हमारे साथ सटा हुआ है। वो कहीं पर हमने तो कोई एक चूक करनी है, वो तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं। फिर भी हमें लगता है कि हम सब लोगों को, और खासकर ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और आप सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अराउंड कोई भी अगर ऐसा हो, अब मैं जिस काली भेड़ की बात कर रहा था, क्या पता नहीं होता फैमिली के अंदर या कुंबे के अंदर कौन लड़का गलत ऐसा काम कर रहा है, तो उनका एक दायित्व बनता है इससे पहले कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएं, उनको खासकर अगर किसी के पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे, अगर ये ग्रुप बन जाता है, इसके पास पहुंचाएं या पुलिस और प्रशासन के पास पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से कुछ भी यहाँ पर गलत हो सकता है। सबकी जान बड़ी कीमती है, और मैं बताना चाहता हूँ मेरे कठुए के लोगों के लिए, खासकर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे इनकी जान बड़ी प्यारी है, और इनके लिए जान दे भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं हम इनके लिए। क्या बॉर्डर को मजबूत करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि बॉर्डर एजेंसी हो रही है, अगर वहीं से चेक लग जाए तो मुझे लगता है कि जहाँ आपके पास आएगा कोई चांस नहीं होगा। क्या देखते हैं? देखें, जिस टाइप की टेरेन है ना हमारे बॉर्डर की, कहीं पर खाई कहीं पर कुछ, इन सब के अंदर 101% आपको बॉर्डर को प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो बेचारे पूरी कोशिश करते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन करे क्या, हमारा हमसाया एक ऐसा नापाक मुल्क है जिसका नाम भी लेने से कांग्रेस वालों को परहेज है। अरे कोई एक तो नाम ले लेता उनके अगेंस्ट, तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि किस किस को संभाले। सबसे पहले इन लोगों को चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अच्छा था कि सबके साथ मिलकर कम से कम उस देश की तो खंडन करते जिस जहाँ से ये सारे का सारा असला गोला बारूद और ये ऐसे इस तरह के टेररिस्ट आते हैं, को बड़े अच्छे ढंग से सबक सिखाया जाता है, और वो ज़रूर है। और देखिए संजीदगी देखिए कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी पूरी तरह से ऊपर हर एक जगह पे बात की है, गृह मंत्री जी ने कल मीटिंग ली, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली। हर एक चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संजीदा है, हर एक चीज़ को लेकर। हमारे लिए एक एक शख्स की जान सबसे कीमती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन हमें ये भी चाहिए हम अपने अंदर भी ये चीज़ करके और कम से कम एक समन्वय बनाकर रखें, ताकि इस तरह के जो समाज में जो नासूर हैं, जो गलत लोग हैं, वो अपने षड्यंत्रों में कामयाब हों। अभिजीत सिंह जी क्या देखते हैं, वादा था नए कश्मीर का, लेकिन अब जम्मू 90 की दशक की तरफ धकेला जा रहा है। प्रदेश प्रशासन और विशेष रूप से LG एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अमरनाथ जी यात्रा भी है, उससे पहले ऐसे हमले कहीं ना कहीं LG एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी फेलियर? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स देखेंगे तो 70 से 80% डाउनफॉल है पहले से। पत्थरबाजी आज होती नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, दुनिया में कोई भी देश, जम्मू संभाग में ऐसे, मैं तभी तो कह रहा हूँ, ना ही कभी माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100% कहीं पर भी कोई फुल प्रूफ नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर मैं ये आपको यहाँ से आश्वासन देना चाहता हूँ कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड ये यात्रा होगी, जिस तरह हर साल होती है। इसके अंदर सभी के सभी, पुलिस प्रशासन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, गृह मंत्रालय, सब के सब पूरी यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। और आप इतना इत्मीनान रखिए और उस प्रभु के आगे माथा टेकिए कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना। जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो बॉर्डर है, टेरिन है, अलग अलग तरह की जमीनें हैं, अलग अलग तरह से निकलता है, फार्मूला रहता है जियो फेंसिंग, और उसके साथ एक बड़े इलाज पे लखनपुर में उन स्कैनर्स को स्थापित नहीं कर पाई, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर फोर्सेज बनी है, गाड़ियों की चली जो स्कैनर फोर्स का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो साथ ही स्टेट बॉर्डर्स पर जियो फेंसिंग का भी कारनामा रहता है, जिसमें आप इस बॉर्डर को कहीं से भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए हमारे वाले मुझे लगता है इससे एक स्टेप आगे ही चल रहे होंगे, पीछे रहने वालों में से नहीं है। बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ चीज़ें संवेदनशील हैं, J&K पुलिस के हाथों से, भारतीय सेना के हाथों से और बाकी वेट फोर्सेस के हाथों से।